आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं सिनेमा के उस एवोल्यूशन के बारे में जिसके बिना कोई भी फिल्म एक सर्कस से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, फिर चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां वीएफएक्स और सीजीआई का इजाद भी नहीं हुआ था और उस टाइम पर डायरेक्टर्स अपने विजन को फुलफिल करने के लिए कैमरा ट्रिक्स का यूज किया करते थे। और वहीं आज के टाइम पर एक अकेला इंसान अपने कमरे में बैठकर ही पूरी की पूरी एआई वीडियो जनरेट करने लगा है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी में अभी लिमिटेशन और खामियां दोनों हैं, लेकिन ये आगे चलकर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। तो आज इसी एवोल्यूशन को डिटेल में जानेंगे कि ये सब कब स्टार्ट हुआ और फिल्म मेकिंग का तरीका कैसे कैसे चेंज होता चला गया। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ये चैनल ऐसे ही ग्रो हो सके। तो शुरुआत करते हैं द साइलेंट एरा से, जिसका प्रचलन 1890 से 1920 के बीच बहुत ज्यादा था। इस टाइम पर ना कोई कंप्यूटर था और ना वीएफएक्स। अगर कुछ था तो वो था एक कैमरा और उसके साथ कुछ ट्रिक्स। डायरेक्टर्स अक्सर डबल एक्सपोजर, स्टॉप मोशन और फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कैमरा ट्रिक्स का यूज करते थे ताकि सब कुछ असली लगे। जिसके बाद आया 1930 से 1970 का समय और इस टाइम को प्रैक्टिकल इफेक्ट एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया जाता था। यहाँ असली एक्सप्लोजन्स, हेवी प्रोस्थेटिक्स मेकअप होता था और मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स को दिखाने के लिए एनिमेट्रॉनिक्स का यूज किया जाता था। और इसी टाइम पर ये मॉन्स्टर्स वाली फिल्में लोगों के बीच पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि दौर कोई सा भी हो, फिल्मों में बिल्डिंग्स का गिरना और बड़े पर्दे पर मॉन्स्टर्स को देखना सबको अच्छा लगता है। लेकिन इन सब के बाद अगर विजुअल इफेक्ट के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो आया था 1970 से 80 के बीच में, जब मॉडर्न वीएफएक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहीं से शुरू हुआ था विजुअल इफेक्ट का मॉडर्न फॉर्म। और इससे पहले जो भी इफेक्ट्स यूज होते थे वो भी वीएफएक्स का ही पार्ट थे, लेकिन वो सब उतने पॉलिश्ड नहीं थे। और अगर अब मॉडर्न वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब भी कोई फिल्म शूट हो जाती है तब वीएफएक्स का यूज करके उसके सभी शॉट्स को पोस्ट प्रोडक्शन में इनहेंस करना और ब्लू स्क्रीन, वायर रिमूवल और मैट पेंटिंग जैसे टास्क को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाना होता है, जिससे फिल्में और ज्यादा रियल लगने लगती है। जिसके बाद 1990 में उस टेक्नोलॉजी का राइज हुआ था जिसको सभी लोग सीजीआई के नाम से जानते हैं और इसने आते ही फिल्म मेकिंग का पूरा तरीका ही बदल दिया था, जिससे असली और नकली का फर्क ही खत्म हो गया था। चलो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आपको जुरासिक पार्क तो याद ही होगा, जहाँ पर प्रैक्टिकल एनिमेट्रॉनिक्स और सीजीआई का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला था। अंदाजा इसी बात से लगा लो कि जुरासिक पार्क के डायनासोर्स जब भी स्क्रीन पर आते थे तो ऐसा लगता था कि वो एकदम रियल है, क्योंकि उनकी सांसें तक फील होती थी। और इसी रियलिस्टिक सीजीआई और डिजिटल इफेक्ट ने ऑडियंस को लिटरली शॉक कर दिया था। और यही आगे चलकर 2000 के बाद से मॉडर्न ब्लॉकबस्टर सिनेमा का बेस बना, क्योंकि यहीं से हमें सुपर हीरोज वाली फिल्मों का राइज देखने को मिला था, जहां पर फुल सीजीआई और डिजिटल डबल्स, मार्वल और डीसी जैसे मैसिव सिनेमैटिक यूनिवर्सेस भी इसी टेक्निक के वजह से आज इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। लेकिन वहीं इसकी एक दूसरी साइड भी है, जहां पर इसी ग्रीन स्क्रीन सीजीआई के ओवरडोज ने कई बार सिनेमा का मजाक किरकिरा भी किया है, जिसके वजह से सीजीआई से वो रियल वाली फील ही गायब हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें मार्वल और डीसी के रिसेंट के कुछ प्रोजेक्ट में ही देखने को मिल गया है। और मैं तो यहाँ पर इंडियन सिनेमा को इंक्लूड भी नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ से भी भर भर के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। और इसी फेकनेस को दूर करने के लिए 2010 में एक और टेक्निक धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, जिसका नाम था वर्चुअल प्रोडक्शन। इससे सीजीआई की क्वालिटी इतनी रियलिस्टिक हो गई कि रियल और फेक में डिफरेंस पकड़ना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़े बड़े एलईडी वॉल्स और रियल टाइम रेंडरिंग के वजह से अब एक्टर्स को ग्रीन स्क्रीन के सामने सीन्स को इमेजिन करके एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो
वो सारे सीन्स रियल टाइम में रेंडर हो रही होती है, लेकिन इस पर भी वही बातें अप्लाई होंगी जो इससे पहले सीजीआई पर हो रही थी। यानी कोई टेक्निक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसका ओवर यूज सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो अब बात करते हैं करंट टेक्नोलॉजी की, जो अभी पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं हुई है, लेकिन उसको परफेक्ट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका यूज हमें अभी से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल गए हैं, जो परफेक्ट तो नहीं थी पर शुरुआत के लिए इससे अच्छा मान सकते हैं। लेकिन मानो या ना मानो, ये आगे चलकर फिल्म मेकर्स के लिए अच्छी तो साबित हो सकती है, पर जो एक्टर्स है उनके लिए एक खतरे की बात जरूर है। भले ही बड़े सुपरस्टार्स पर इसका असर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू उतनी हो चुकी है, लेकिन जो साइड एक्टर्स है या छोटे एक्टर्स है, उनको एआई कैरेक्टर्स से रिप्लेस किया जा सकता है, जो उनके लिए बहुत बुरा होगा। और डेफिनेटली इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए जाएंगे, जो कितने काम के होंगे वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी एआई से 2 घंटे की पूरी मूवी बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर फ्यूचर में ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल हो ही जाएगा। तो अब मेरी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अब मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है कि फ्यूचर में सिनेमा एक ह्यूमन क्रिएटिव बना रहेगा या इससे एआई टेक ओवर कर लेगा, और इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।